मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम। आज हम CSS की इस्लामिक स्टडीज़ का एक टॉपिक करेंगे। उस टॉपिक का नाम है स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम, इस्लाम में औरत का मकाम। तो इस्लाम में औरत का क्या मकाम है, इसको समझने से पहले हमें कंपैरेटिव एनालिसिस करनी पड़ेगी कि बाकी सिविलाइजेशंस में और बाकी रिलीजन्स में औरत का क्या स्टेटस है, औरत को क्या राइट्स दिए गए थे। तो हम सबको पता है कि इंडिया में औरत जो है वो भारत में यानी हिंदू सिविलाइजेशन में औरत एक पसमानदा ग्रुप थी, एक सब्जुगेटेड एंड ऑप्रेस्ड ग्रुप थी। इस हिसाब से आपने मूवीज़ में देखा होगा कि एक प्रैक्टिस वहाँ पे की जाती थी सती के नाम से। अब सती एक प्रैक्टिस है जहाँ पे औरत को, अगर औरत विडो हो जाती है, बेवा हो जाती है, तो उसको ज़िंदा जलाया जाता था। तो ये प्रैक्टिस थी इंडियन सिविलाइजेशन में। उसके अलावा आप रोमन सिविलाइजेशन में अगर देखें तो एथेंस में औरत को एक इन्फीरियर बीइंग जो है वो कहा जाता था, यानी शी वॉज अ नॉन एंटिटी। और एथेंस में रोमन सिविलाइजेशन में औरत की शादी जो है वो ज़रूरी नहीं थी, तो एक पूरी लाइफ बगैर शादी के गुजारती थी औरत। यूरोप में अगर आप देखें तो यूरोप में शी वॉज अ नॉन एंटिटी। औरत का ये हाल था वहाँ पे कि वो एक महज सेक्सुअल टूल के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। मर्द उसके लिए सिर्फ, यानी औरत मर्द के लिए सिर्फ एक सेक्स का टूल थी, उसके अलावा कोई उसकी औकात नहीं थी, कोई उसका मकाम नहीं था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में अगर आप देखें यूरोप में, तो ये सीन हुआ है कि जो मिलिट्री मैन थे यूरोप के, तो जब वर्ल्ड वार वन में उनकी मौत हो गई, कत्ल हो गए वो, तो पीछे जो उनकी बीवियां थी वो विडो हो गई। अब वहाँ पे क्रिश्चियनिटी में एक प्रैक्टिस है कि वहाँ पे पोलीगेमी यानी ज़्यादा शादियाँ, एक से ज़्यादा शादियाँ वहाँ पे अलाउड नहीं है। ठीक है, तो उसके नतीजे में क्या हुआ, उसके नतीजे में ये हुआ कि जो बेवा बीवियाँ थी उनके साथ कोई शादी करने को तैयार नहीं था। तो ये क्या प्रैक्टिस है, ये क्या जुल्म है औरत के साथ, आप जो है वो देख सकते हैं। तो ये हाल था औरत का बाकी सिविलाइजेशंस में। इस्लाम ने आकर क्या किया, इस्लाम ने आकर औरत के रोल को, औरत के राइट्स को रीडिफ़ाइन किया, उसको एक ऐसा मकाम दिया जो कि आज से पहले इंसानी तारीख में कभी किसी और रिलीजन ने या किसी और सिविलाइजेशन ने औरत को वो मकाम नहीं दिया जो इस्लाम ने दिया था। तो इस्लाम ने सबसे पहले क्या किया, एक छोटी बच्ची, जब औरत एक छोटी बच्ची होती है तो उसके लिए क्या राइट्स दिए। ठीक है, उसके आपको पता है कि हुजूर के आने से पहले अरब में छोटी बच्चियों को ज़िंदा दफन किया जाता था। तो इस्लाम ने आकर क्या किया, इस्लाम ने आकर इस प्रैक्टिस को रिजेक्ट किया। एक आयत है इस हवाले से कुरान में, एंड व्हेन द फीमेल इन्फेंटिसाइड इज बरीड अलाइव विल बी क्वेश्चन फॉर व्हाट क्राइम शी वाज किल्ड, कि वो छोटी बच्ची जो जिंदा दफन की गई थी उससे पूछा जाएगा कि वो किस गुनाह के तहत जो है वो दफन की गई। उसके अलावा एक हदीस भी मिलती है हमें, whosoever has a daughter and does not bury her alive, does not insult her and does not favor his son over her, God will enter him paradise। ठीक है, तो ये छोटी बच्ची को औरत ने जो राइट्स दिए। अब एक छोटी बच्ची जब बड़ी होती है और वो वाइफ बनने जाती है, तो इस्लाम ने उस वाइफ को क्या राइट्स दिए हैं। तो सबसे पहले इस्लाम ने औरत को शादी का हक दिया है कि वो अपनी मर्ज़ी से अपना पार्टनर चूज़ करेगी। ठीक है, वो किसी और के कहने पे अपना पार्टनर चूज़ नहीं करेगी। ठीक है, एक उस हवाले से एक हदीस भी आती है कि एक बच्ची जो है वो, एक लड़की जो है वो हुजूर के पास आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा उस लड़की ने कि पेरेंट्स जो हैं वो मेरे, जो मैं हस्बैंड चूज़ करना चाहती हूँ, पेरेंट्स वो नहीं मान रहे, तो मैं क्या करूँ। तो हुजूर ने उनको जवाब दिया उस लड़की को कि तुम अपनी मर्ज़ी से शादी करोगी, इस्लाम ने तुम्हें राइट दिया कि तुम खुद चूज़ करो अपना पार्टनर, ना कि तुम्हारे पेरेंट्स। तो ये औरत को आकर इस्लाम ने राइट्स दिए एक वाइफ को। उसके अलावा हक महर, मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए एक हक महर दिया जाता है औरत को, एक मैरिज गिफ्ट के तौर पर। तो वो भी इस्लाम ने आकर इस चीज़ को जो है वो इनिशिएट किया। वो हक महर जो है वो सिंबलाइज करता है लव और अफेक्शन को एक तरह से। उसके अलावा औरत को जो है वो राइट टू डाइवोर्स भी है, वो मर्द से जो है वो तलाक मांग सकती है। ये भी औरत को इस्लाम ने आकर हक दिया। तो ये हो गया औरत को, छोटी बच्ची को राइट्स भी हो गए, वाइफ को राइट्स भी हो गए। अब एक माँ को क्या हकूक़ दिए हैं इस्लाम ने।
क्या उसको स्टेटस दिया है। तो एक सबसे ज़्यादा मशहूर आयत है इमाम इब्न हम्बल की, उनसे मंसूब है कि पैराडाइज इज़ एट द फीट ऑफ मदर, कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। ये हुजूर की हदीस है। तो उसके अलावा एक बंदा आया हुजूर के पास। उसने पूछा कि हु इज़ द मोस्ट वर्दी ऑफ माई कंपनी। हुजूर से पूछा कि सबसे ज़्यादा जो सोबत है मेरी, उसका हकदार कौन है, यानी मेरी मोहब्बत का, मेरी संगत का, मेरी दोस्ती का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है। तो हुजूर ने जवाब दिया, योर मदर। 3 दफ़ा उस आदमी ने पूछा यही सवाल, और तीनों दफ़ा हुजूर ने ये जवाब दिया कि योर मदर, योर मदर, योर मदर। आपकी माँ सबसे ज़्यादा हकदार है कि आप आपसे उसने सलूक करें, उससे आप उससे दोस्ती रखें, उससे सोबत में बैठें उसकी। तो ये एक माँ का मकाम है औरत इस्लाम में, ये एक माँ का मकाम है। तो ये तो हो गई 3 चीज़ें। उसके अलावा क्या औरत और मर्द बराबर हैं इस्लाम में, ये एक सवाल उठता है। तो उसका जवाब है बिल्कुल जी हाँ, इस्लाम में औरत और मर्द बराबर हैं। स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पर वो बराबर हैं। मिसाल के तौर पर कुरान की एक आयत है, यू आर स्पिरिचुअली अकिन टू वन अनदर, कि आप जो है वो सिमिलर हैं, स्पिरिचुअली सिमिलर हैं। आपके अंदर जो सोल है वो सिमिलर है, वो मर्द हो या औरत हो। उसके अलावा इकोनॉमिक इक्वलिटी की अगर बात करें हम, मुआशी बराबरी की, तो मुआशी बराबरी एक तरह से औरत को हासिल है, क्योंकि औरत अपना बिजनेस चला सकती है, वो अपनी जो है वो प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, इंडिपेंडेंट ओनरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप कर सकती है। उसके अलावा जो है वो इनहेरिटेंस की अगर बात की जाए, तो मर्द जो है वो 2/3 लेगा किसी भी प्रॉपर्टी का, औरत 1/3 लेगी। यहाँ पे मर्द को जो है वो फोकियत दी गई है, मर्द को ज़्यादा हिस्सा दिया गया है। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि ये तो बराबरी ना हुई। औरत जो है वो 1/3 उठा रही है किसी भी इनहेरिटेंस का, और लड़का जो है वो 2/3 उठा रहा है। ये तो बराबरी ना हुई, ये तो डिस्पैरिटी हो गई एक तरह से। तो इसका जवाब सिंपल है कि आप जो है वो इस्लाम का जो नस्बुलैन है, इस्लाम का जो आदर्श है, जिसका उसका टारगेट है, वो है फैमिली का इंस्टीट्यूशन। ठीक है, फैमिली के इंस्टीट्यूशन को आप अगर नज़र में रखेंगे तो ये सवाल आपके जहन में डिज़ॉल्व हो जाएगा। मिसाल के तौर पर इस्लाम फैमिली का इंस्टीट्यूशन बिल्ड करना चाहता है। ठीक है, अब कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा उसका कोई हेड तो होगा, इंस्टीट्यूशन बगैर हेड के नहीं चलता। तो इस्लाम ने मर्द की जो है वो साइकोलॉजिकल कैपेसिटीज़ और जो है वो फिज़िकल और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को देखकर मर्द को उस फैमिली इंस्टीट्यूशन का हेड किया है। तो उस हेड होने के नाते मर्द को जो है वो 2/3 इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिलती है, क्योंकि फिर आगे जाकर फैमिली की जो डिमांड्स हैं, यानी उनकी जो ब्रीडिंग है, उनकी जो किफ़ालत है, वो मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि औरत की। ठीक है, ये मर्द के ज़िम्मे है कि वो अपनी फैमिली को जो है वो उसकी किफ़ालत करेगा। औरत के यहाँ औरत को कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई भी जिम्मेदारी उस पर नहीं है। तो इस हवाले से अगर आप देखेंगे फैमिली के इंस्टीट्यूशन को नज़र में रखकर, तो आप समझ जाएंगे कि मर्द को हेड करार दिया गया है उस फैमिली के इंस्टीट्यूशन का, और इसीलिए उसको जो है वो प्रॉपर्टी में ज़्यादा शेयर दिया गया है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस पर ज़्यादा आती हैं। ठीक है, तो और इसके अलावा लीगल स्टेटस भी है इस्लाम में औरत का, यानी 2 औरतों की गवाही एक मर्द की गवाही के बराबर है। इसका ये मतलब नहीं कि औरत जो है वो इन्फीरियर बीइंग है कोई। इसका मतलब ये है कि औरत की जो फिज़िकल और जो इंटेलेक्चुअल और साइकोलॉजिकल कमज़ोरी है, उसको नज़र में रखकर खुदा ने ये फ़ैसला किया है कि मर्द चूँकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ज़्यादा बोल्ड होता है, तो इसलिए एक मर्द की गवाही 2 औरतों की गवाही के बराबर है। इसके अलावा इस पर इज्तिहाद भी हो सकता है। आजकल तो खैर ये विटनेसेस जो वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, डीएनए आ गई है, फिंगरप्रिंट्स आ गई है, और टेक्नोलॉजी आ गई है, जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग आ गई है, जो कि आपको कोर्ट ऑफ लॉ में जो है वो एक अच्छे सबूत के तौर पर पेश की जाती हैं। तो उसकी गवाही की इम्पोर्टेंस वैसे कम हो गई है। तो लेट्स कंक्लूड दिस डिबेट। कम करते हैं कि इस्लाम ने जो औरत को राइट्स दिए हैं वो आज तक किसी भी और सिविलाइजेशन ने नहीं दिए। ये इस्लाम ही था जिसने औरत को आकर एक बच्ची के तौर पर, एक वाइफ के तौर पर, एक मदर के तौर पर जो राइट्स दिए, वो बेमिसाल है, दे आर अनप्रेसिडेंटेड। वो इस्लाम के अलावा किसी और सिविलाइजेशन में हमको नहीं मिलते, बल्कि और सिविलाइजेशंस में तो औरतें जो है वो ऑप्रेस्ड थी, वो एक मजलूम थी।
वो विक्टिमाइज थी पेट्रियार्की के हवाले से, बाकी स्टेरियोटाइपिंग्स के हवाले से। तो इस्लाम ही है। बाकी आजकल की जो वेव्स ऑफ फेमिनिज्म उठ रही हैं जिसमें जो है वो टारगेट हमारे लिबरल्स का जो है वो इस्लाम ही है। तो वैसे उनकी मूवमेंट्स ठीक हैं, वेव्स ऑफ फेमिनिज्म ठीक है, उनका मुद्दा ठीक है, लेकिन उनके तरीक़ेकार से हमें इख्तलाफ है कि मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी, इस तरह के स्लोगन्स जो कि इमोरल लगते हैं समटाइम्स। आपको जो है वो ये एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है। वेव्स जो फेमिनिज्म की वेव्स है, ये एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज होनी चाहिए। औरत को जो है वो इसमें मैनस्ट्रीम किया जाए, रूरल और अर्बन डिवाइड नहीं होनी चाहिए इसमें। लेकिन हम देख रहे हैं कि वेव्स ऑफ फेमिनिज्म में जो रिप्रेजेंटेशन है ज़्यादातर वो एलीट पोश इलाकों की औरतें हैं, वो आकर स्ट्रीट डेमोन्स्ट्रेशंस करती हैं। तो अगर हम इस्लाम को जो है वो सही से इम्प्लीमेंट करें तो आई होप कि ये सारी जो उनकी मिजरीज़ हैं औरतों की वो ख़त्म हो जाएंगी, फिर इन वेव्स की ज़रूरत नहीं रहेगी। So I hope I have conveyed my lecture with good in good manner. Thank you.